आज की हमारी थर्ड क्लास में, पिछली क्लास से पहली क्लास में हमने रेजोनेंस पढ़ा, डेफिनेशन, इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल भी लिया था, बेंजीन का एग्जाम्पल लिया। दूसरी क्लास के अंदर आपने क्या पढ़ा, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में हम दो ही कर पाए थे, डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेटेड विद नेगेटिव चार्ज। थर्ड पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। मैं कॉन्जुगेशन शब्द बोलूँ या डिलोकलाइजेशन बोलूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, जैसे एलाइल कार्बोकेटाइन लेते, कार्बेनाइन लेते, वैसे ही एलाइल क्या ले रहे हो, रेडिकल। जब भी रेडिकल टर्म आ जाए, जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कार्बोकेटाइन आता है, कार्बेनाइन आता है, तो वहाँ आप कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक ही एटम पे करते हो। किस पर करते हो, एक ही एटम पे। यहाँ पर आप ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, यानी ये बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन एक इस एटम पे जाएगा तो एक इस एटम पे जाएगा। जब यहाँ रेडिकल बना, रेडिकल रेडिकल कंबाइन हो जाएगा और यहाँ से क्या मिल गया है आपको, CH2 रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बना, इसका मतलब ये जो रेडिकल है, ये डॉटेड लाइन किसको शो कर रहा है, रेडिकल 1 इलेक्ट्रॉन को। ये रेडिकल कितने एटम पे डिलोकलाइज है, 1, 2 और 3 एटम पे डिलोकलाइज्ड है। तो यहाँ इससे रेजोनेंस क्या बना सकते हो आप, स्ट्रक्चर, और ये कंप्लीट रेडिकल आप शो कर सकते हो। यहाँ बस इसके ऊपर एक रेडिकल ऐसे दिखा दो आप, ठीक है। इज इट क्लियर, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब उसके बाद सेम जैसे आपने एलाइलिक में पढ़ा, वैसे ही आप किस में पढ़ सकते हो, बेंजाइलिक के अंदर। किसके, ये बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक में आप क्या कर रहे हो, इस रेडिकल को, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बस बेंजाइलिक और एलाइलिक में फ़र्क क्या है, यहाँ 1 पाई इलेक्ट्रॉन का फ्री रेडिकल के साथ है, यहाँ 3 पाई इलेक्ट्रॉन का है। कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और इसकी जितनी ज़्यादा आप नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। CH2 रेडिकल आ गया, फर्दर आप करोगे, सब में क्या हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही क्या आ रहा है, फ्री रेडिकल। आप क्या नोट कर रहे हो, फ्री रेडिकल कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा। इसका मतलब ये भी रेजोनेंस कैसे वर्क करता है, रेजोनेंस हमेशा किसे वर्क करता है, परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। और कौन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये आपने फ्री रेडिकल के साथ कॉन्जुगेशन देख लिया। और भी कोई फ्री रेडिकल आप ले सकते हो। मान के चलो हमने ये बेंजाइल लिया, इस बेंजाइल के एक हाइड्रोजन को हटा के हम एक C6H5 और लगा लें, तो वो क्या हो जाता, 2 डिग्री बेंजाइलिक रेडिकल, 3 डिग्री बेंजाइलिक रेडिकल, तो और कॉन्जुगेशन बढ़ जाता। ठीक है, ये चीज़ें हम फ्री रेडिकल में और देखेंगे। यहाँ पर अभी आप पॉसिबिलिटी देख रहे हो। ये रेजोनेंस की 5 या 6 पॉसिबिलिटी अगर आपके समझ में आ गई, इसका मतलब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो क्लियर हो गया। और वो क्लियर हो गया तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही बेसिक्स हैं, यही GOC है। अब आप नेक्स्ट किसके साथ पढ़ोगे, 4th टाइप का मैंने कार्बेनाइन के साथ पढ़ा दिया, कार्बोकेटाइन के साथ पढ़ा दिया, फ्री रेडिकल के साथ पढ़ा दिया। अब मैं नेक्स्ट है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। किसके साथ करा रहा हूँ, विद लोन पेयर। कोई पॉसिबिलिटी छोड़ूंगा ही नहीं, ऑर्गेनिक में जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारी डिस्कस कर रहे हैं। किसके साथ, लोन पेयर। अब लोन पेयर के साथ पहली एक कॉमन चीज़ क्या थी आपकी, कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। वो किसके साथ, चाहे कार्बोकेटाइन हो, चाहे कार्बेनाइन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे आपका क्या हो, लोन पेयर। तो अब लोन पेयर किसी न किसी एटम पे होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लिया हमने एनिलीन, तो एनिलीन में नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी, तो 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। 1 किससे है, इस फिनाइल रिंग से, और नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर। अब ये NH2 समूह कौन है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो रिलीजिंग किसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग को। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, ऐसे। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन या 1 लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, जब भी ऐसे लिखते हो आप, इसका मतलब क्या है, 1 लोन पेयर। और इलेक्ट्रॉन कितने का हो गए, 2। क्लियर।
अब यहाँ पर आप जब इसको न्यूट्रल स्पीशीज़ जब कोई भी इलेक्ट्रॉन का डोनेट करती है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रल स्पीशीज़ जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव। ये माइंड क्लियर होने चाहिए आपके। ये न्यूट्रल एटम था, अब न्यूट्रल से क्या आ गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से अब ये चार्ज मॉलिक्यूल करने का, क्यों, क्योंकि इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है, ये कार्बन ऑर्थो पोजिशन वाला। देने वाला कौन है, नाइट्रोजन एटम। लेने वाले पे क्या आता है, नेगेटिव, एक्सेप्टर पे, और डोनर पे पॉजिटिव। क्लियर। दूसरी बात, कोई ज़रूरी नहीं है कि सर आप हमेशा डबल बॉन्ड को इधर ही बनाते हो, उधर क्यों नहीं बनाती, ये आपकी मर्जी, आप इसको इधर भी घुमा दीजिए। ये तो आप अपना खुद का लिखने का, जो कभी बार एक साइड से लिखने लग जाते हो उसकी एक हैबिट आ जाती है, अदरवाइज आप किधर से भी ले सकते हो। क्लियर। अब ये नेगेटिव आपका डिलोकलाइज होगा फर्दर, डबल बॉन्ड इन H2 पॉजिटिव, फिर आप देखिए फिर डिलोकलाइज किया, डबल बॉन्ड इन H2 पॉजिटिव। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे। अब इस मॉलिक्यूल से आपको समझ में आया कि रेजोनेंस दो प्रकार का होता है। कैसा, एक तो इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस के कितने टाइप आते हैं, 2। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट, यानी ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग। किधर रिंग कर रहा है, डोनेट किसको कर रहा है, बेंजीन रिंग को। तो वो स्वयं क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब यहाँ इसने रिलीज किया तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कुछ ग्रुप ऐसे भी होंगे जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ, उनको क्या लिखते हैं हम, -r। तो इसको क्या लिखते हैं हम, +r। +r -r क्या होते हैं, कौन कौन सी टर्म है, तो मैं उसके लिए ट्रिक कराऊंगा जब आपको इसके टाइप्स ऑफ रेजोनेंस जब मैं आपको कराऊंगा। अब आ गया समझ में। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, इसका मीनिंग ये निकला कि अगर बेंजीन में कोई, ये इन सब से कहाँ काम आएंगे, जब आप एनिलीन की रिएक्टिविटी पढ़ोगे। मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब कभी भी नेक्स्ट टॉपिक होगा कि एनिलीन का अगर आपने ब्रोमिनेशन कर रहे हो, एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हो, तो एनिलीन में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, आपको पहली क्लास में कराया था, इलेक्ट्रोफाइल इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिच होगी। तो रिच कहाँ, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब ये एनिलीन कहाँ पर देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो रेजोनेंस ऐसे आपके काम आता है। क्लियर बात आ गई। दो तीन एग्जांपल देता हूं आपको, आप इनको घर से ड्रॉ करना। फिनॉल, फिनॉल में क्या है, लोन पेयर है, आप बना लेना। फिनॉल के बाद मैंने क्या दे दिया, कोई एस्टर दे दिया। अब मैंने बॉन्ड को इधर घुमा दिया है, OCOCH3 समूह दे दिया। इधर देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर भी। ये किधर जाएगा, इधर। और ये इधर भी जा सकता है। हाँ, C डबल बॉन्ड O CH3 एज इट इज़ रहेगा। इसको मैं बताऊंगा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, वो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना समझ जाओ आप कि ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर हैं वो दोनों जगह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, इधर भी और इधर भी क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब आपको क्या करना है, अभी आप इतना समझिए कि आप पर रेजोनेंस बनाना आना चाहिए, आप पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। इतनी जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। और आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, एनिसॉल OCOCH3। ऐसा नहीं है कि इसके पास 2 लोन पेयर है तो कितने भाग, लोन पेयर तो एक ही भाग लेगा, एक एज इट इज रह जाएगा उसके पास। क्लियर। इसका भी कैसे होगा मूवमेंट, ऐसे। तो ये सारे के सारे कौन से ग्रुप हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप।
हाँ, कहीं प्रॉब्लम? ये वाला है ना, वो इसके वाले ये जो लोन पेयर है तो इसमें पार्टिसिपेट लेंगे, फिर इस वाले क्या करेंगे? देखो ये वाले जो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये क्या है, लोन पेयर तो इसके पास हो गए 2, बट वन टाइम में एक बार में एक ही लोन पेयर काम आता है, एक उस पर एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन रेजोनेंस में हमें ये भी ध्यान रखना है, कार्बन या कोई भी एटम है वो नेवर पेंटावेलेंट, नेवर पेंटावेलेंट। अब ऑक्सीजन की आप वैलेंसी चेक करोगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी एक ये रही और एक ये रही, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 और 2 लोन पेयर 6 और 8 हो गए। अब ये अगर ये वाला लोन पेयर भाग ले रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, इसका मतलब एक लोन पेयर फ्री रहेगा। यदि इधर ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर इधर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक ही तरफ पार्टिसिपेट करता है। इसको मैं आपको डिटेल में कराऊंगा उसमें, जब आपको आएगा मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप कि ये OCOCH3 और इस OH में विच वन इज ए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये वहाँ कराऊंगा। अभी तो आप क्या करो, इसका बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस, और आपका कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे बना लो इसको, 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ आपने लिख दिया O+COCH3, ठीक है। ये तो आप किसके साथ बनाओगे, बेंजीन रिंग। दूसरी पॉसिबिलिटी, इसकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना, ठीक है। इधर देखो, और दूसरी कंडीशन क्या है, ये लोन पेयर अब इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बेंजीन रिंग का एरोमेटिक सेक्सटेट जो है वो एज इट इज है। क्या देख रहे हो आप, बेंजीन रिंग के जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एज इट इज, कहीं कोई उनमें चेंजेस नहीं है। इसीलिए ये ऑक्सीजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो CO के साथ भी कॉन्जुगेटेड हो सकता है और वो बेंजीन रिंग के साथ भी कॉन्जुगेटेड हो सकता है। इस वजह से इसका जो +R इफेक्ट है वो इस OH की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अगर दोनों में से पूछा जाए कि OH में और OCOCH3 में एसीटेट ग्रुप में विच वन इज ए गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो OH ग्रुप इज गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या होगा, इसीलिए क्वेश्चन आता है कि वाई फिनॉल गिव्स, अगर फिनॉल का आप ब्रोमिनेशन करा रहे हो, क्या करा रहे हो, ब्रोमिनेशन, तो फिनॉल तो देगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। इसका मतलब दोनों तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पे क्या आ जाता है, ब्रोमीन। कौन है ब्रोमीन, इलेक्ट्रोफाइल। जबकि अगर आप इसका कराओगे, किसका, इसको बोलते हैं फिनाइल इथेनोइड। क्या बोलेंगे, फिनाइल इथेनोइड। फिनाइल क्यों, ऑक्सीजन से अटैच ग्रुप, इथेनोइड एस्टर का नोमेनक्लेचर है। जब इसका आप फिनाइल इथेनोइड का ब्रोमिनेशन कराते हो तो ओनली आपको क्या मिलता है, पैरा ब्रोमोफिनाइल इथेनोइड। उसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑर्थो पे तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, ऑर्थो माइनर बनेगा, ठीक है, उसको आप सेपरेट कर लेते हो ऑर्थो और पैरा को, और पैरा मेजर बनेगा। अब यहाँ केवल पैरा ही बना, या ओनली ऑर्थोब्रोमोफिनाइल इथेनोइड बना, या पैरोब्रोमोफिनाइल इथेनोइड बना। द रीजन इज बिकॉज इट इज ए मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्लियर, ये ऑर्डर आता है कि रिएक्टिविटी आप यहीं से निकालते हो। अगर मैंने एक फिनॉल दे दिया, एक एनिलीन दे दिया, एक एसिटेनिलाइड दे दिया, एक फिनाइल इथेनोइड दे दिया, और आपसे पूछा जाएगा गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका नाइट्रेशन भी हो सकता है, ब्रोमिनेशन भी हो सकता है, सल्फोनेशन भी हो सकता है, एनी रिएक्शंस, तो वहाँ ये काम आएगा आपके। क्लियर, सही वाले बॉन्ड जो इधर ट्रांसफर जाएंगे इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर किस पे, ये वाला जो देखो एक बार तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, अब ये ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, ये नेगेटिव बेंजीन के साथ डिलोकलाइज होता जाएगा। दूसरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, जब ये अगर इधर पार्टिसिपेट करेगा तो इधर बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें। क्या बनेंगी, ओनली 2 ही स्ट्रक्चर बनती हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का दोनों साइड में, एक इधर देखो मेरी तरफ, अगर मैं एक रास्ते की तरफ चल रहा हूँ तो मेरी एक डायरेक्शन है, अगर मैं क्या गया, इधर भी गया और इधर भी चला गया,
तो क्या हो गया क्रॉस। अब उस क्रॉस में भी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यदि मैं एक CO बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज हूँ और इधर में क्या है 3 डबल बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज हूँ, तो इफेक्ट ओवरऑल किधर रहेगा, इधर इधर रहा ना। तो ओवरऑल इफेक्ट तो एसीटेट ग्रुप का क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। बट इस क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से उसका जो इफेक्ट है वो कम हो गया, नहीं तो यहाँ भी ऑक्सीजन एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन एटम है। क्लियर, वो उसके अपोजिट वर्क करेगा। और अगर मैं एक ऐसी स्ट्रक्चर बना दें, इस वाले लोन पेयर को ट्रांसफर कर दिया, आप ये कह रही हो कि इसको भी इधर कर दें, इसको भी इधर कर दें, पॉजिटिव आ जाए। नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट ही कंप्लीट होगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। आप ये भी ध्यान रखिए कि ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। अगर आप दोनों साइड बनाओगी तो देखो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। दोनों साइड जब आप बनाओगी तो यहाँ भी डबल बॉन्ड हो और यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ तो COCH3 है, CO माइनस, ठीक है। इधर नेगेटिव डाल दिया, क्या इस स्ट्रक्चर का कोई अस्तित्व है क्या? इसका मतलब इस पर तो +2 चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव। ये बन रही है क्या कहीं? कोई कंप्लीट ही नहीं है उसका, सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया आपका। भाई इस ऑक्सीजन के पास अब आप देखिए क्या वैलेंसी पूरी हो रही है क्या? 2 तो इधर और 2 4 और 2 4 और 2 8, 8 के बाद उस पर कितना है +2 पॉजिटिव, तो कहीं है क्या एग्जिस्ट? नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्लियर? इसलिए मैंने पहले रूल में जब रेजोनेंस की डेफिनेशन में आपको कराया था उस टाइम पे आपको ये लग रहा होगा सर बड़ा BSc में भी आप ये बहुत सिंपल सी चीज़ें करा रहे हो। इसका रीज़न है कि वहाँ आपको ये चीज़ लिखाई थी कि क्या होना चाहिए, पेंटावैलेंट नहीं होना चाहिए, टेट्रावैलेंट ही होना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसको हम ये कह सकते हैं कि वो क्या होना चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए यदि वो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है तो। क्लियर? तो आपने किसके साथ देखा, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, इतने देख लिए। कम से कम आपको कितने एग्जांपल दे दिए, 5। यदि 5 का ऐसे एरो घुमा लोगे, डिलोकलाइज कर लोगे रेजोनेंस, तो आपको नींद में भी ऐसे कहोगे हाँ सर इसमें डायरेक्शन इधर जाएगी। क्लियर? अब आप नेक्स्ट देखिए और ये प्रैक्टिस करिए घर पे। आप वीडियो लेक्चर में जिस किसी को प्रॉब्लम है वो करिए, इसको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आपने क्या किया, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद, तो ये 4th टाइप का डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद हम किसके साथ कर दें, डबल बॉन्ड के साथ विद। ये 5th टाइप हो गया, सॉरी कौन सा नंबर है, 5th। डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। इधर देखो, हाँ एक जो एग्जाम्पल मैंने लिखाया था अभी, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैं वैसे आपसे क्वेश्चन पूछता बट आपको मैं करा देता हूँ उसे, और ये 2-3 बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैंने एक ये पूछ लिया, बहुत लोगों से मेरे 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में एवरी ईयर जब भी मैं जिस क्लास को स्टार्ट करता हूँ उसमें ये क्वेश्चन पूछता हूँ, और ये वेल नोन एग्जाम्पल है। इसको बोलते हैं असाइलियम आयन। क्या बोलते हैं, असाइलियम आयन। एसिटाइल ग्रुप है ना, तो असाइलियम आयन बोलते हैं इसे, या एसिटाइलियम बोल देते हैं हम, कोई भी बोल दो, असाइलियम या एसिटाइलियम ग्रुप। अब यहाँ पर इसका जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये देने वाला है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको दे देगा, तो इससे क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। भाई एक लोन पेयर ही गया है ना, एक तो पॉजिटिव बचा हुआ है। अब मैं दोनों में से क्या पूछता हूँ कि इस असाइलियम या एसिटाइलियम आयन की जो 2 स्ट्रक्चर हैं, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों स्ट्रक्चर में से विच वन इज ए मोर स्टेबल, सेकंड इज मोर स्टेबल। आप बताइए वाई सेकंड इज मोर स्टेबल। सर यहाँ पे फर्स्ट में तो कार्बन डेफिशिएंट है, वहाँ पे उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। 95% इसका आंसर स्टूडेंट गलत बताते हैं। 95% BSc की बहुत सारी क्लासेज में मैंने देखा है, 95% ये 11th का पार्ट है। एसिटाइलियम आयन या जो असाइलियम आयन है,
इसमें एक स्टूडेंट उसका क्या रीजन देते हैं, जो रीजन है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। वो कहते हैं कि सर ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। इस वजह से स्ट्रक्चर फर्स्ट इज ए मोर स्टेबल देन द स्ट्रक्चर सेकेंड। बट ध्यान से सुनिए बात को, ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई भी एटम है, चाहे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है चाहे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहला काम आपको देखना है क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तब तो ठीक है, तब चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज भी है तब भी वो क्या होगा? स्टेबल। और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा? अनस्टेबल। अब यहाँ आप देखो कि इस कार्बन के पास, कार्बन का अगर आप देखोगे, कार्बन पे पॉजिटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। कैसे? 2 इसके और 2 4। भाई एक डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 4 इलेक्ट्रॉन। दोनों एटम की बराबर साझेदारी है ना, 2 इसके और 2 इसके, 4 और 2 इस बॉन्ड के 6, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर 2 इसके, 3 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आ जाओ ऑक्सीजन एटम पे, 3 और 3 6 और 2 8, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, कंप्लीट ऑक्टेट है। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो दिस इज द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, सेकेंड इज मोर स्टेबल वेदर इट हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर चाहे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, परंतु इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। किसके तुलना में? इसकी तुलना में। और ये किसका एग्जाम्पल है? डबल बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल, ये टाइटल गलत लिख दिया, इसका एग्जाम्पल होगा लॉन पेयर इज कॉन्जुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज। इसको 6 कैटेगरी में डालेंगे। कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? 6th कैटेगरी में। अब मैंने कोई नहीं वो लिख दिया, तो लॉन पेयर इज कॉन्जुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज, ये आपका 6th कैटेगरी का आएगा। ध्यान देना ये चीज़, ये एक बार IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2010 के अंदर, और कई एग्जामों में मेडिकल इंजीनियरिंग में भी पूछ लेते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल। और लोग मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर जाते हैं, वो सोचते हैं ऑक्सीजन पे सर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता। बट आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कौन सा? ऑक्टेट रूल का। क्लियर आ गई मेरी बात समझ में? तो वापस से देखो, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, ठीक है। वो 6 टाइप था, ये 5th है, और वो हमने पहले 6 पढ़ लिया। अब डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड का कोई एग्जाम्पल, मैं सिंपल लेता हूँ बेंजल्डिहाइड। क्या ले लिया मैंने? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। आंख मीच के सोच लेना GOC को। भाई अब कोई कहे सर इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, मुझे क्या पता, आपको पता होना चाहिए। यू आर वेल नोन टू इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन किधर गए? इधर। जब इधर जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को किधर ले जाए? इधर। तो इससे स्ट्रक्चर क्या बनी? क्या कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या इस स्ट्रक्चर में? मुझे बताइए, क्या है? क्या कोई प्रॉब्लम? ये लो ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी दिखा दो, क्या कोई प्रॉब्लम हुई रेजोनेंस में? अब कहते हैं सर बेंजल्डिहाइड में कैसे हो गया? आप कहते हो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ाओगे जब समझ में आएगा। अरे आप रेजोनेंस से समझिए ना, भाई बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है। जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये भी देने वाला बैठा है, तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। आ गया ना? आया या नहीं आया? अब आगे की स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। अब आप देखना, ऐसा नहीं है जब देता है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पे आया पॉजिटिव, पैरा पे आया। अब कहाँ आ रहा है वापस से?
कहाँ आया? इसका मतलब रेजोनेंस कैसे वर्क करता है? पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू परपेंडिकुलर टू द मोलेकुलर प्लेन। कहाँ वर्क करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो इसका मतलब पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थे वो क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CHO ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रो, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले तो वो क्या हो गया? आप बेंजीन रिंग हो और मैं आपसे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ तो मैं कौन हो गया? विड्रोइंग। तो मेरे पे क्या आ रहा है? नेगेटिव, और आप पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज, तो विड्रोइंग। अब वो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे आया ना? क्लियर? अब जब आपको कई बार आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा होगा, और इवन ये है, ये सब पार्ट टोटली 11th की क्लास है, मैं इसको पढ़ा भी 11th क्लास के हिसाब से रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम टीचर आपको क्या पढ़ाते हैं? वो कहते हैं कि रेजोनेंस जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। रेजोनेंस के दो प्रकार है, +R और -R। एक को कह देते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और दूसरे को कह देते हैं आप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। भैया और रेजोनेंस तो ऑलवेज ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। रेजोनेंस तो क्या है? ऑलवेज ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, वो कभी मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता। डायरेक्ट ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है, इस बात को समझिए। डायरेक्टिव का मतलब है कि कोई भी ग्रुप यदि बेंजीन रिंग में लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप किस में लगा हुआ है? बेंजीन रिंग में, उस ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग पर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल किस पोजीशन पर आए। मेरी बात को ध्यान से सुनो कि यदि किसी बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? CHO। इस ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग पे जब अटैक होगा तो वो कौन सी पोजीशन पे हो, इसको कौन डिसाइड करता है? ये लगने वाला ग्रुप। तो ये क्या कहलाता है? ये डिसाइड करेगा कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है? तो ऑर्थो पैरा पे जब डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो कहाँ बताते हैं डेंसिटी को? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर देता है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। और बेंजीन रिंग हमेशा ही कौन सी अभी रिएक्शन देती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगी और ये ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या आने वाला वापस इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा या मेटा पे आएगा? ऑर्थो। अरे भैया ऑर्थो पे क्यों आएगा? कौन आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ ऑलरेडी क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंट के पास आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इन तीनों में ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन, ये वाली पोजीशन है मेटा, इन तीनों स्थितियों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे सबसे ज़्यादा कहाँ है? मेटा स्थिति पे। भाई पॉजिटिव चार्ज कहाँ नहीं है? मेटा पे नहीं है ना। यहाँ पॉजिटिव है क्या? नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब बेंज एल्डिहाइड जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा तो कौन सी पोजीशन पे देगा? मेटा पे। इसको आप डायरेक्टिव के सेंस में समझिए, ये मत समझिए कि ये +R या -R या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कुछ नहीं होते। ग्रुप्स तो कहाँ हैं? बेंज एल्डिहाइड इज नॉट ए मेटा डायरेक्टिंग। बेंज एल्डिहाइड तो ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, तो मेटा पे रेजोनेंस वर्क ही नहीं करता। वो तो क्या है कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस ग्रुप के इफेक्ट की वजह से कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? मेटा पे। इसलिए आप बोल देते हो मेटा डायरेक्टिंग। अदरवाइज रेजोनेंस हमेशा कहाँ वर्क करता है? ऑर्थो और पैरा पे। ये ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि रेजोनेंस वर्क ऑन मेटा पोजीशन, नेवर वर्क ऑन मेटा पोजीशन। रेजोनेंस ऑलवेज वर्क ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ें, और फ्यूचर में काम आएंगी। 11th 12th दोनों को मिला के, अब BSc के बाद कोई एग्जाम दोगे उसमें सब में काम आएंगे। फिर आप ये मत कहना सर अब आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाया था। चाहे मैं रेजोनेंस की ये तीसरी क्लास है, फिर आप मेरे से ये बात मत कहना। मैं सारे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी को लेके चल रहा हूँ, टोटल ऑर्गेनिक को इंटरलिंक्ड करते हुए। क्लियर हो गई ये चीज़ समझ में? आ गई बात समझ में? और एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल दे दिया नाइट्रो ग्रुप। NO2 दे दी, इधर भी ऑक्सीजन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड,
अब बना लोगे स्ट्रक्चर रिमेनिंग। इधर तो क्या रहेगी, ये तो सेम स्ट्रक्चर है। अब ऊपर वाला क्या रहेगा, सेम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ डिक्रीज हो रही है, ऑर्थो। इसको इधर घुमाओगे, अब ये आप घर से करोगे, इसको इधर से घुमाओगे। और देखो एग्जाम्पल, CN, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मेटा। ये सब कहाँ करेंगे, ये सब के सब -R इफेक्ट वाले ग्रुप हैं जो कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी कहाँ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्लियर। और किसके एग्जांपल हैं, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। पढ़ा क्या है आपने, एरोमेटिक सिस्टम पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और पढ़ क्या रहे हो, वैसे देखोगे तो 11th में रेजोनेंस पढ़ रहे हो आप। यही ऑर्गेनिक है। आ गई बात समझ में। डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बना दिया, ये ऑर्गेनिक के अपने ट्रिक्स बनाए हुए हैं। और इनको ट्रिक्स कहो या कॉन्सेप्ट कहो, जो कि किस हिसाब से ऑर्गेनिक पढ़ानी है, इसीलिए कहते हैं GOC इम्पॉर्टेंट है। और इस सिस्टमेटिक टाइप से जो मैंने आपको बुक के नोट्स दिए हैं मेरी के, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। इस सिस्टमेटिक टाइप से किसी भी बुक में आप चाहे फॉरेन ऑथर की बुक उठा लो, चाहे इंडियन ऑथर की उठा लो, इस सीक्वेंस में विद रीजन के साथ। इसलिए ऑर्गेनिक में जिसने GOC ठीक कर ली उसे कहीं कोई समस्या नहीं है, ये बार बार कह रहा हूँ। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N जाएगा तभी साइड, C ट्रिपल बॉन्ड N की तरफ जाएगा भाई, N मोर डबल बॉन्ड रह जाएगा इसमें, डबल बॉन्ड रहेगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। ये इधर आ जाएगा। लो ये लीजिए और घुमाते जाइए इसको। क्लियर, आ गई बात समझ में। अब ये रेजोनेंस की जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो हो गई कंप्लीट। क्लियर। अब इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी अभी बची नहीं, ठीक है। उसके बाद अब रेजोनेंस की स्टेबिलिटी को हम देखेंगे। एक बार इसको बंद कर देते हैं।